वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे मार्क्स के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, मार्क्स का अलगाववादी पर सिद्धांत बताइए। तो मार्क्स का जो अलगाववादी के ऊपर सिद्धांत उसने जो रखा था वो था अलगाववाद का सिद्धांत। मार्क्स से पहले हंगरी के दार्शनिक लूकस द्वारा 20वीं सदी में आरंभ 20वीं सदी में आरंभ में दिया था। मतलब मार्क्स से पहले, जब मार्क्स ने अलगाववाद का सिद्धांत दिया था, उससे पहले हंगरी हंगरी के दार्शनिक हंगरी के जो गुरु थे लूकस द्वारा 12वीं शताब्दी में उन्होंने इसके बारे में, अलगाववाद के बारे में सिद्धांत दिया था। लूकस ने निजी संपत्ति को अलगाववाद का कारण बताया था। जो निजी संपत्ति होती है उसको उसने अलगाववाद का मेन कारण बताया था। लूकस ने इन विचारों की झलक मार्क्स के चिंतन में दिखाई है, क्योंकि मार्क्स ने अपनी कृतियों में अलगाववाद के सिद्धांत पर अपने विचारों को देते हुए बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण मानवता का खात्मा हो गया है और मानव ने संपत्ति कमाने की होड़ के कारण स्वयं और अपने कार्य तथा से स्वयं को अलग कर लिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत में मार्क्स ने ये बताया है कि हम पैसे कमाने की होड़ में हमने प्रकृति, समाज, इन सबको तो बर्बाद भी कर लिया। दूसरी बात, अपने कार्यों से, अपने अपनी अच्छाइयों से खुद को अलग कर दिया है हमने, और अलगाववाद की भावना का जन्म हुआ है। मार्क्स ने कहा, जब निजी संपत्ति का खात्मा होगा तब अलगाववाद का भी खात्मा संभव होगा। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता की भावना भी अलगाववाद से जुड़ी हुई है। मार्क्स के अनुसार जब अलगाववाद की संपत्ति होगी तब मानव के लिए स्वतंत्रता के रास्ते भी खुलेंगे। आगे मार्क्स का टॉपिक होगा ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद के दो तरीके से आ सकता है। देखो, एक तो आएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद, या तो ये लिखकर आ जाएगा कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो दोनों में ही जो आंसर बनेगा वो दोनों मर्ज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐतिहासिक भौतिकवाद और कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बनता है ये, एक मिनट। तो ये है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने सुप्रसिद्ध पुस्तक दी कैपिटल तथा कम्युनिटी मैनिफेस्टो में क्रांति के अर्थ तथा परिणामों का विस्तार से उल्लेख किया है। उसने 2 किताब बनाई थी, कैपिटल और कम्युनिटी मैनिफेस्टो। उसमें उसने क्रांति का एकदम डिटेल में बताया, उसके बारे में उल्लेख किया है। क्रांति का प्रमुख कारण पूंजी के समाज में शासन द्वारा पूंजी का उचित प्रयोग न होने पर क्रांति का जन्म होता है। जब संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार स्थापीय है। मार्क्स ने द्वैतात्मक भौतिक तथा इतिहास का भौतिक व्याख्या में भी संघर्ष पर बल दिया है। दो वस्तुओं के बीच द्वंद्व अथवा संघर्ष का द्वारा विकास की प्रक्रिया चलती है। मतलब जब दो वस्तुएं या दो लोगों के बीच जब किसी चीज़ के लिए लड़ाई होती है, थोड़ा संघर्ष होता है, तो वहाँ विकास की प्रक्रिया चलती है। वहाँ एक नई चीज़ का आरंभ होता है। मार्क्स का विश्वास है कि जब समाज आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तन पर अपना नियंत्रण नहीं रखती तो क्रांति का होना निश्चित आवश्यक है। मतलब जब आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से जब समाज या शासक जब उनके परिवर्तन को रोक नहीं पाता तो अवश्य क्रांति होना अवश्य है। इस बात का संपूर्ण इतिहास साक्षी है कि क्रांति आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असंतुलन के कारण ही होती है। समस्त सामाजिक घटनाएं वर्ग संघर्ष से संबंधित पाई गई है।
आर्थिक तथा राजनीतिक वर्ग संघर्ष ही इतिहास का निर्माण करते हैं। समाज अति प्राचीन काल से दो वर्ग में विभाजित होता रहा है। शासन अथवा वर्ग विशेष द्वारा जन साधारण का आर्थिक शोषण क्रांति को जन्म देता है। शिवाइन महोदय एक लेखक था, उसने भी कार्ल मार्क्स के इन सिद्धांतों का एग्री किया है, उसे सपोर्ट किया है। तो अगला टॉपिक है कार्ल मार्क्स का वर्ष संघर्ष का सिद्धांत। ये इसमें मर्ज भी हो सकता है या आप अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ल मार्क्स का वर्ष संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स समाज को वीर वीर वितन परिवर्तनशील परिवर्तनशील मानता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार दो परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो एक नई परिस्थिति का जन्म होता है। इस नई परिस्थिति को हम विकास कहते हैं। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने भी वाद प्रतिवाद संवाद एक वो है लाइन है, उसको हिंगलिन ने इन्हीं शब्दों को स्वीकार किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार हर युग में विकास इसी तरह अतिरिक्त विरोधी द्वारा होता है। दोनों के बीच द्वंद्व या संघर्ष चलता रहता है। अतः में शिमको की जीत होती है तथा एक नई व्याख्या का जन्म होता है। मार्क्स और एंगल्स के अनुसार सभी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों का कारण होते हैं। मार्क्स के साधनों को ध्यान में रखते उन्होंने मानव इतिहास के कुल युगों में बांटा है। दास्ता का युग, पूंजीवादी युग, शिमको की तानाशाही, साम्यवादी युग जिसमें वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। आगे अब टॉपिक आएगा लॉक से रिलेटेड। लॉक भी एक वो था, विचारक था। तो लॉक का पहला क्वेश्चन है, लॉक के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आंसर इसका होगा, लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के आधार व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था से ही प्राप्त थे। लॉक के शब्द में स्वतंत्रता वह है जो सब लोगों को वैधानिक रूप से राज्य की विधायी शक्ति द्वारा प्राप्त होती है। बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना प्रकृति अवस्था की स्वतंत्रता कहलाती है। मतलब किसी भी दबाव ना होना और अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति अवस्था में कार्य करना या स्वतंत्रता मिलना, ये उन्हें पैदाइशी मिला होता है। लॉक के अनुसार समानता का अर्थ सबकी बराबरी नहीं है। समानता में छोटे बड़े का भेदभाव रहता है। ये क्या बात हुई यार। लॉक के अनुसार जीवन का अधिकार व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे प्रमुख स्थान दिया है। उसके विचार से अन्य अधिकार इसी अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। लॉक के अनुसार मानव को समाज में प्रवेश करने का कारण ही अपनी संपत्ति की सुरक्षा है, क्योंकि प्रकृति अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की सृष्टि की गई है।
लॉक का दूसरा टॉपिक है कि लॉक ने संपत्ति पर क्या विचार दिए हैं। तो इसका आंसर होगा, लॉक ने अपनी रचना द्वितीय निबंध के एक पूरे अध्याय 5 में इस अधिकार का व्याख्या की है। लॉक अन्य सभी प्राकृतिक अधिकारों को इसके सदर्श आदर्श मानता है। अनेक स्थानों पर लॉक ने संपत्ति के अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया है। इस ग्रंथ में लॉक ने अपने राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। नागरिक शासन पर अपने पहले लेख में लॉक ने सर रॉबर्ट फिलर द्वारा अपनी रचना राजाओं की प्रकृति शक्ति जो इसकी रचना है उसमें बताया है कि इतिहास से यह सिद्ध नहीं होता कि इंग्लैंड का राजा या अन्य कोई शासक पृथ्वी पर दैवी प्रतिनिधि के रूप में व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध निरंकुश रूप से शासन करने का अधिकार है। नागरिक शासन पर उसका दूसरा निबंध था, नागरिक शासन के ऊपर राज्य की सही उत्पत्ति तथा नागरिक शासन की शक्ति से विस्तार तथा उसके उद्देश्य पर लिखा गया है। उसमें यह सिद्ध किया है कि शासक की सत्ता जनता से प्राप्त होती है तथा वह उसी की अनुमति पर आधारित होती है। लॉक के दर्शन में ज्ञान की उत्पत्ति प्रधान है। लॉक ने बताया कि राजा का अधिकार इतना होता है कि वह उनको आदेश दे और नागरिकों की समस्या सुने। लॉक एक ऐसा विचारक था जिसने शास्त्रीय उदारवाद की नींव डाली, क्योंकि उसने मानव स्वभाव और प्रकृति अधिकार की बात की। उसका समाज या राज्य कुछ सीमाओं में ही संपत्ति का नियमन कर सकता है। जैसे कि सोबाइन ने लिखा है कि उसका समाज एक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को उसकी सीमा तथा नियंत्रित कर सकता है। जिस सीमा तक इस कार्य से दूसरे व्यक्तियों के ऐसे ही अधिकारों की रक्षा करने में सहायता मिलती है। लॉक का समाज व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए है, उसे हड़पने के लिए नहीं है। तो आगे जो टॉपिक है वो है मैकियावेली से रिलेटेड। तो मैकियावेली का क्वेश्चन है, राजनीतिक तथा नैतिक शास्त्र में संबंध पर मैकियावेली के विचार बताने हैं। ठीक है, तो इसकी हेडिंग बनेगी राजनीतिक तथा नैतिक शास्त्र पर मैकियावेली के विचार। तो आंसर है, समस्त प्राचीन काल तथा मध्य युग में राजनीतिक विज्ञान को नैतिक विज्ञान की कठपुतली समझा जाता था। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को नैतिक शास्त्र से अलग करने का एक शिथिल प्रयत्न किया था, परंतु वे पूरी तरह से सफल नहीं हुए। मैकियावेली ने राजनीतिक और नैतिक शास्त्र को भिन्न भिन्न विज्ञान माना है। उसके अनुसार राजनीतिक शास्त्र राज्य के आचरण के नियमों से संबंध रखता है, जबकि नैतिक विज्ञान का कार्य व्यक्तियों के आचरण के नियमों की जांच करना है। मैकियावेली ने राजनीतिक में न्याय अन्याय को अलग नहीं रखा। जो देश को सुरक्षा दे वही न्याय है और राजनीतिक संपूर्ण राज्य से जुड़ा है, जबकि नैतिक शास्त्र व्यक्ति के निजी व्यवहार से भी जुड़ा रहता है। मैकियावेली एकमात्र ऐसा विचारक था जिसने मध्य युग में रूढ़िवाद विचारों का खंडन करके आधुनिक विचारों का प्रतिपादन किया। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक कहे जाने के कई कारण हैं। मैकियावेली ने व्यक्तिवाद विचारधारा पर
स्थापित किया। राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में प्रस्तुत किया। मैकियावेली को राज्य की वर्तमान कल्पना का जन्मदाता माना और बाकी विचारकों को इस विचार के आगे बढ़ाया। विश्व राज्य की कल्पना, ये कुछ टॉपिक थे। और इस बार अपने विचारों को प्रस्तुत करके मैकियावेली ने राज्य का आधुनिक विचार दुनिया के सामने रखा। तो अगली हेडिंग बनेगी मैकियावेली के धर्म तथा नैतिक पर विचार। वह धर्म और नैतिकता पर इतना बल नहीं देते थे जितना बल आदर्शवादी विचारक देते थे। वह साधनों पर उपेक्षा अधिक बल देते थे। मैकियावेली की धार्मिक एवं नैतिक विचार गांधी जी से तो बिल्कुल मेल नहीं खाते। मैकियावेली ने धर्म की उपेक्षा, कूटनीति तथा चालाकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके अनुसार धर्म और नैतिकता अपनी जगह है, किंतु अनुशासन व संपन्नता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैकियावेली का कथन था कि राज्य में भ्रष्टाचार तथा उदारता अधिक मात्रा में मिलती है।